वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 का यह तीसरा भाग है। इसके पहले वाले यदि आप भाग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास चलता है, तो सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए। तो याद रखिए 7 बजे मैथ का वीडियो लाइव क्लास चलता है और 8 बजे विज्ञान का यह लाइव क्लास चलता है। तो दोनों क्लास को आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को भी क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन के नियम, और अपवर्तन पढ़े थे और अपवर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण पढ़े थे। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तो पिछले वाले भाग वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। इमेज मतलब छाया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को यहाँ पे नोट किया जाएगा। तो आप लोग भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो दर्पण में बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। शीशा देखे होंगे, शीशा जो आईना होता है, जो हम लोग चेहरा देखते हैं, उसमें हमारी जो चेहरा दिखाई देता है वो क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या है? दर्पण में बनने वाली आकृति को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ नीचे नोट कर लीजिए, दर्पण में बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब या छाया प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान उत्तर है प्रतिबिंब का। क्या लिखेंगे? दर्पण में बनने वाली आकृति, मतलब शीशा में बनने वाली आकृति क्या कहलाती हैं? प्रतिबिंब। दर्पण को, जैसे आईना जो चेहरा देखते हैं, तो उस आईना को विज्ञान में दर्पण कहते हैं। तो दर्पण में बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत आसान था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो याद रखिए प्रतिबिंब जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। छाया कितने प्रकार का बनता है? तो छाया जो है 2 प्रकार का बनता है। लिखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार में कौन कौन है? तो पहला का नाम लिखेंगे, पहला, और यहाँ दूसरा। तो पहला का नाम याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो गया? तो 2 प्रकार का। पहला का नाम वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का नाम आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब। बहुत आसान उत्तर है। बस थोड़ा सा वीडियो पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए और अपने कॉपी पे इसे नोट करते चलिए। अगर नोट करते चलेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो अब यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखेंगे वह प्रतिबिंब
प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान है। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर और भी, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इसमें बन गया कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ पे बनता है। दर्पण पे तो लिखेंगे दर्पण के सामने बनता है। याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के सामने बनता है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा को हम नोट करेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब परिभाषा में क्या लिखा गया, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके। और आभासी प्रतिबिंब का लिखाएगा, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर न बनाया जा सके। बस एक शब्द को केवल बढ़ाना है, परिभाषा आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे काम नोट करेंगे, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर न बनाया जा सके, न बनाया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान है। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर न बनाया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और इसके पहले क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण। अब हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे कि दर्पण क्या है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, एक एक आपके दर्पण को बढ़िया से समझाया जाएगा। तो अब यहाँ नोट करेंगे गोली दर्पण। तो गोली दर्पण का पहले परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण क्या है, तो खोखला कांच के गोले, ध्यान दीजिएगा, खोखला कांच के
गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। जो खोखला कांच का अगर गोला है और कटे हुए भाग को क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहते हैं। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं खोखला कांच के कटे हुए खोखला कांच के गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला कांच के गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। कितना आसान है। जो खोखला कांच का जो गोला होता है और उस गोले के कटे भाग को क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे गोली दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम उत्तल दर्पण है और दूसरा का नाम अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे लिखेंगे गोली दर्पण गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोली दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। गोली दर्पण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। अब पहला का नाम नोट करेंगे और दूसरा का नाम नोट करेंगे। तो पहला का नाम क्या है? तो उत्तल दर्पण है और दूसरा का नाम है अवतल दर्पण है। तो दोनों का नाम पहले नोट कर लिया जाए। पहला का नाम क्या बताए हैं? उत्तल दर्पण और दूसरा का नाम है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार का हो गया। गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण, दर्पण माने शीशा, जो आईना जो चेहरा देखते हैं ना उसी को दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है? तो उत्तल दर्पण का अगर परिभाषा को सीखेंगे तो चित्र से आपको याद हो जाएगा। बस चित्र देखिए, परिभाषा को क्या करेंगे? याद हो जाएगा। तो पहले यहाँ परिभाषा को लिखेंगे और उसके बाद से चित्र को समझाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वह दर्पण। अब गोली दर्पण का परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे। वह दर्पण जो उभरे भाग पर परावर्तन, उभरे भाग पर क्या? परावर्तन तथा दबे भाग पर कलई। वह दर्पण जो उभरे भाग पर क्या हो? परावर्तन हो तथा दबे भाग पर क्या हो? कलई हो। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। कितना आसान है। वह दर्पण उभरे भाग पे क्या होना चाहिए? परावर्तन और दबे भाग पे क्या होना चाहिए? कलई हो। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब चित्र को समझेंगे और चित्र के सहायता से परिभाषा को क्या करेंगे? याद करेंगे। तो यह जो दर्पण है इस दर्पण का नाम उत्तल दर्पण है, क्योंकि यह दबे भाग पर क्या है? कलई है। इधर से दबे भाग कहते हैं और इधर से जो है उभरे भाग कहते हैं। उभरे भाग इधर से, इधर भाग कौन क्या कहेंगे? दबे भाग कहेंगे। तो दबे भाग पर क्या हुआ है? तो दबे भाग पर कलई है और उभरे भाग पर क्या है?
परावर्तन है। ये घटना क्या है? परावर्तन। परावर्तन का मतलब जब प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर आएगा और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह दर्पण जो बना है कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि यह उभरे भाग पर क्या है? तो उभरे भाग पर परावर्तन और दबे भाग पर क्या है? कलई है। तो समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण की परिभाषा, बस इसी में छिपा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अब अवतल दर्पण का परिभाषा को समझेंगे। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा में थोड़ा सा क्या है? अंतर है। अब यहाँ परिभाषा में लिखेंगे वह दर्पण जो उभरे भाग पर कलई। अब उल्टा हो जाएगा, बस परिभाषा में पहले यहाँ क्या था? परावर्तन था। अब क्या करेंगे? कलई। उभरे भाग पर कलई तथा दबे भाग पर परावर्तन। दबे भाग पर क्या हो? परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण का परिभाषा कितना आसान है? वह दर्पण जो उभरे भाग पर क्या हो? कलई हो और दबे भाग पे क्या हो? परावर्तन हो। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ नीचे चित्र को बनाया जाएगा, तो चित्र को अच्छे से समझेंगे। तो अब जो चित्र है यहाँ पे जो उभरे भाग पर जो है क्या है? उभरे भाग पर कलई। यह उभरे भाग पे क्या करेंगे? कलई करेंगे। कलई मतलब पालिश। यह उभरे भाग पे क्या कर दिया गया? पालिश कर दिया गया। और दबे भाग पे क्या करेंगे? तो दबे भाग पर परावर्तन। परावर्तन मतलब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आएगा, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण आएगा और टकरा करके पुनः इसमें से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो किरण आएगा और टकरा के क्या होता है? निकल जाएगा। तो यह उभरे भाग पर है, तो इसलिए कलई भाग कहेंगे। और यहाँ जो घटना घट रहा है वो कौन सा घटना घट रहा है? परावर्तन का। परावर्तन की घटना यहाँ पे घट रहा है। जब प्रकाश किरण आया टकरा करके ऐसे निकल गया। तो समझ में आ रहा होगा कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण क्या है? उभरे भाग पे क्या है? कलई है और दबे भाग पे क्या है? परावर्तन है। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे ध्रुव क्या है, दर्पण का फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाले वीडियो आप लोग 8 बजे सुबह में ज़रूर देखिए, प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से तो नोट्स को भी बना लीजिए अच्छे से। तो यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी के ऑप्शन को क्या कर लीजिए? ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल 8 बजे सुबह में वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।